तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मुट्ठी भर अंग्रेजों ने इतने विशाल और ताकतवर भारत को अपना गुलाम बना लिया। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये कहानी किसी बड़ी लड़ाई, तलवारों की टकराहट या तोपों की गूंज से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है साल 1600 में, लंदन के एक छोटे से कमरे में, जहां कुछ व्यापारी बैठे थे और वे एक ऐसा फैसला लेने वाले थे जो आने वाले 200 सालों तक भारत की किस्मत बदल देगा। उन्होंने बनाई ईस्ट इंडिया कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसका एक ही लक्ष्य था, पैसा और सिर्फ पैसा। साल 1615 भारत में मुगलों का शासन था और गद्दी पर बैठे थे जहांगीर। उस समय भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था। दुनिया की अर्थव्यवस्था में हमारा हिस्सा करीब 25% था। तभी एक अंग्रेज दूत सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचता है, लेकिन वो किसी विजेता की तरह नहीं, बल्कि एक विनती करने वाले की तरह आया था। सर झुकाकर, हाथ जोड़कर उसने भारत में व्यापार करने की इजाजत मांगी। अब जरा सोचिए, जो लोग कभी हमारे सामने झुकते थे, वे आगे चलकर हमारे मालिक कैसे बन गए? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अंग्रेजों ने हमें युद्ध में हराया था? सच थोड़ा कड़वा है। भारत को किसी बड़ी सेना ने नहीं, बल्कि एक प्राइवेट कंपनी ने अपने नियंत्रण में लिया। आज की भाषा में कहें तो एक मल्टीनेशनल कंपनी ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। लेकिन कैसे? ना कोई फोन, ना इंटरनेट और हजारों किलोमीटर दूर बैठकर। जवाब साफ है, हमारी अपनी कमजोरियां। साल 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगा। हर जगह अलग अलग ताकतें, मराठे, सिख, नवाब, राजपूत, और सबके बीच सिर्फ एक चीज कॉमन थी, आपसी संघर्ष। अंग्रेजों ने इस बात को बहुत जल्दी समझ लिया। उन्होंने सीधा हमला नहीं किया, बल्कि चाल चली। वे अलग अलग राजाओं के पास गए और कहा, हम आपकी मदद करेंगे, आपको ताकत देंगे, बस हमें यहाँ व्यापार करने दीजिए बिना टैक्स के। राजाओं को लगा ये तो फायदा है, लेकिन असल में यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। प्लासी, जहां खेल पलट गया। साल 1757 बंगाल भारत का सबसे समृद्ध इलाका। यहीं हुई प्लासी की लड़ाई। एक तरफ थे नवाब सिराजुद्दौला, जिनके पास हजारों सैनिकों की ताकत थी, और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव, जिसके पास बहुत छोटी सेना थी। सीधी लड़ाई में जीत किसकी होनी चाहिए थी? जवाब साफ है, लेकिन यहां तलवार नहीं, धोखा जीता। क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपने साथ मिला लिया। वादा किया, अगर तुम साथ दोगे तो तुम्हें नवाब बना देंगे। और युद्ध के दिन सब कुछ बदल गया। नवाब की सेना का बड़ा हिस्सा चुप खड़ा रहा और सिराजुद्दौला हार गए। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये एक सुनियोजित सौदा था। इसके बाद अंग्रेजों के हाथ लगा बंगाल का खजाना। अब उन्हें बाहर से पैसा लाने की जरूरत नहीं थी। वे यहीं से टैक्स वसूलते और उसी पैसे से व्यापार करते, यानी बिना निवेश के अपार मुनाफा। लेकिन एक और सवाल, इतनी कम संख्या में अंग्रेज करोड़ों भारतीयों पर राज कैसे कर पाए? जवाब है, उन्होंने भारतीयों को ही अपने खिलाफ इस्तेमाल किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में ज्यादातर सैनिक भारतीय ही थे। सोचिए, एक भारतीय थोड़ी सी तनख्वाह के लिए अपने ही देशवासियों के खिलाफ लड़ रहा था। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये एक मानसिक खेल था। धीरे धीरे अंग्रेजों का असली रूप दिखने लगा। भारतीय उद्योगों को खत्म किया गया, ढाका की मशहूर मलमल को दबा दिया गया, किसानों को मजबूर किया गया कि वे अपनी जरूरत की फसल छोड़कर नील उगाएं। और फिर आया अकाल, 1770 का बंगाल अकाल। लाखों नहीं, करोड़ों लोग भूख से मर गए, लेकिन अंग्रेजों ने टैक्स लेना नहीं छोड़ा। अंग्रेज सिर्फ जमीन नहीं, हमारी सोच को भी बदलना चाहते थे। साल 1835 मैकाले ने एक नई शिक्षा नीति लागू की, जिसका मकसद था ऐसे लोग तैयार करना जो सोचे नहीं, बस आदेश माने। धीरे धीरे लोगों को ये यकीन दिला दिया गया कि विदेशी चीजें बेहतर हैं और अपनी संस्कृति कमतर है। 1857 आखिरी कोशिश। साल 1857 एक चिंगारी भड़की मंगल पांडे के विद्रोह से। पूरे देश में बगावत फैल गई, लेकिन अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति से इसे भी दबा दिया। इसके बाद सीधे ब्रिटिश राज शुरू हो गया। जब हम पीछे देखते हैं तो पता चलता है, अंग्रेजों ने हमें अपनी ताकत से नहीं हराया, बल्कि हमारी कमजोरियों का फायदा उठाया। आज हम आजाद हैं, लेकिन क्या हमारी सोच आजाद है? क्या हम आज भी धर्म, जाति और भाषा के नाम पर नहीं बटे? क्या हम आज भी विदेशी चीजों को ज्यादा महत्व नहीं देते? इतिहास हमें एक ही बात सिखाता है कि जब भी कोई देश अंदर से कमजोर होता है, तब बाहर वाला आकर उस पर राज करता है। 1600 में आए वो व्यापारी चले गए, लेकिन उनकी चाल आज भी जिंदा है।